Good morning, students. Welcome to class plus 2 and subject is political science. Students, in previous video we discussed about what is South Asia and challenges before South Asia. तो हमने पिछले क्लास में हमने साउथ एशिया और साउथ एशिया के चैलेंजेस के बारे में पढ़ा था. अब हम आज डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटाइजेशन एंड इट्स रिवर्सल्स इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान में लोकतंत्र उसका तख्ता पलट कैसे हुआ. वैसे तो पता ही है आपको कि पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री रूल ज़्यादा चलता है, लेकिन आज हम इसके कि वहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन है वो कैसे आई. और साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ थी वो कौन कौन सी थी. पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव. इन सब से मिलकर हमारा साउथ एशिया बना था. लेकिन आज हम कि वहाँ पर इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी कैसे आई वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के बारे में. तो 1947 के बाद एक इंडिया में से एक बहुत बड़ा पार्ट अलग हुआ और जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान. ये एक इस्लामिक कंट्री थी और इसकी जो और पाकिस्तान को आगे ले जाकर दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान. तो इसमें जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वहाँ पर जो आर्मी है उनकी एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है कि राजनीति में सैनिका की भूमिका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जब भारत के पास जब इनको फ्रीडम मिली इंडिया को, तो वहाँ पर इंडिया के पास जहाँ पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेता थे, वहाँ पाकिस्तान के पास मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली जैसे योग्य थे. लेकिन क्या हुआ आगे जाकर, दुर्भाग्य से इन दोनों का जब नेताओं का निधन हुआ पाकिस्तान के, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली का, तो उनके पश्चात वहाँ का जो शासन था वो एक तरह से बिखर गया. और जब पाकिस्तान अपने असली रूप में आया, अपने अस्तित्व में आया, तो पाकिस्तान की राजनीति में सेना की जो इम्पोर्टेंस थी वो ज़्यादा बढ़ गई. और उसके बाद वहाँ की जो जनता डेमोक्रेसी चाहती थी, यानी लोकतंत्रात्मक सरकार चाहती थी, वो उसका सपना भंग हो गया. और गुलाम मोहम्मद अयूब खान जैसे जो नेता थे उन्होंने खुलेआम यह कहा कि पाकिस्तान लोकतंत्र के लिए नहीं है. मतलब वहाँ के जो दो नेता थे गुलाम मोहम्मद और अयूब खान ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि पाकिस्तान है वो लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है. और क्या हुआ, उससे सैनिक वहाँ की जो बागडोर थी वो सैनिकों ने अपने हाथ में ले ली. उसके बाद जो पहला जनरल शासक था वहाँ का अयूब खान, जिसने ये बोला था कि पाकिस्तान लोकतंत्र के लिए नहीं है. अयूब खान को क्या किया गया, घरेलू अशांति के कारण कि वहाँ पर उसके जो शासन थे वहाँ पर अशांति पैदा हो गई थी, उसे वहाँ से अपना जो त्यागपत्र देना पड़ा, उसको अपना जो पद था वो छोड़ना पड़ा सैनिक जनरल का. और उसके बाद वहाँ पर पाकिस्तान में किसकी सरकार बनी, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके नेतृत्व में एक सरकार बनी जो 1971 से लेकर 1977 तक रही. और उसके बाद 77 में जनरल जिया उल हक ने वहाँ के इस निर्वाचित जो लोकतंत्र सरकार थी उसको उखाड़ फेंका. यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन जिसे किसने उखाड़ दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने. और उसके बाद भी वहाँ पर फिर से किसका शासन स्थापित हो गया, सैनिक शासन फिर से आ गया. और उसके बाद फिर उसके बाद श्रीमती बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ. और ये जो सरकार थी वो 1988 में स्थापित हुई और 1999 तक वो चली. इसके बाद पाकिस्तान के फिर भी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ सकी. पाकिस्तान में क्या हुआ था कि लोकतंत्र को स्थापना को उस समय गहरा धक्का लगा जब पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने क्या कर दी, पाकिस्तान में एक आपातकाल की घोषणा कर दी और वहाँ की जो सारी पावर थी वो अपने हाथ में ले ली. और जो बेनजीर भुट्टो थी उनकी डेथ भी एक रैली के दौरान हो चुकी थी कि एक रैली में उनकी हत्या कर दी गई. तो इस प्रकार जो वहाँ का शासन था वो शुरू से ही किसके हाथ में रहा, एक वहाँ की
आर्मी के हाथ में वहाँ का शासन रहा और जो लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे कि वो वहाँ पर नहीं बन पाई प्रॉपर तरीके से। अब पाकिस्तान में 2013 में पाकिस्तान में एक आम चुनाव हुए और पहली बार वहाँ लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता का परिवर्तन हुआ। पहली बार वहाँ क्या हुआ, चुनाव हुए थे 2013 में। और 13वीं नेशनल असेंबली यानी 2008 से 13 ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। और इन चुनाव के बाद नवाज शरीफ के लीडरशिप में पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज को ज़बरदस्त सफलता मिली थी। और चुनाव के बाद जो मियां नवाज शरीफ थे वो तीसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। अब वहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन पाई उसके पीछे क्या कारण है पाकिस्तान में, कि वहाँ पर सेना मेन है, आर्मी, और वहाँ के जो धर्म गुरु हैं, भूस्वामी का समाज पर काफ़ी दबदबा है। तो इसी वजह से वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक जो सरकार है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली ज़्यादा सेना का राज चलता है। तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अस्थिरता थी वो हमेशा ही विद्यमान रहती है। ये आप भी जानते हैं कि जो वहाँ की पॉलिटिकल है उसमें बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। और इसकी आप एक्चुअली में देख सकते हो भारत और पाकिस्तान को लेकर। तो उसके बाद हमारा आता है नेपाल, कि नेपाल में अब लोकतंत्र कैसे, लोकतंत्र और उसका तख्ता पलट यानी डेमोक्राटाइजेशन एंड इट्स रिवर्सल इन नेपाल। अब नेपाल में कि नेपाल प्राचीन काल से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है। पाकिस्तान तो हमारा इस्लामिक कंट्री थी, लेकिन पाकिस्तान एक हिंदू राष्ट्र रहा है, जहाँ पर नेपाल में राजतंत्रीय व्यवस्था, पाकिस्तान में क्या थी, आर्मी सेना को पर इम्पोर्टेंस दी गई थी, लेकिन नेपाल में राजतंत्रीय व्यवस्था को प्रमुखता प्रदान की गई है। नेपाल भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट की तरह रहा है, यानी बाधक राज्य की तरह रहा है। नेपाल ने भारत और चीन के संबंध में समान दूरी की नीति अपनाई है। अब इस फिर भी जो इसके शासक है वो हिंदू होने के कारण उनका झुकाव है वो इंडिया की तरफ से हमेशा रहा है नेपाल वालों का। इस देश में जो शासक है उसको, जो वहाँ पर राजा होता है उसको विष्णु का अवतार माना जाता था। और यहाँ पर काफ़ी टाइम तक कौन सी सरकार थी, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था रही यहाँ पर। अब 50 सेंचुरी के एंड में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के पक्ष में एक आंदोलन शुरू हुआ था। और जिसे क्या हुआ, आगे आते हुए जो आंदोलन शुरू हुआ 59 में यहाँ पर एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई। और यह संविधान भी केवल 3 वर्षों तक ही चल सका। आंदोलन के बाद सरकार स्थापित हुई, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था बनाया गया था, लेकिन ये सिर्फ 3 वर्ष तक ही चल सका। और 1962 में क्या किया गया, जो नेपाल के नरेश थे वीर महेंद्र शाह ने इस संविधान को भंग कर दिया और पुनः वहाँ पर क्या किया, राजनीतिक सत्ता का केंद्र स्थापित करके वहाँ पर जो राजतंत्र व्यवस्था थी फिर से अपने हाथों में ली। और 80 के दशक में नेपाल में फिर से, लेकिन क्या हुआ, 80 के दशक में नेपाल में फिर से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के समर्थन में एक आंदोलन चले कि वहाँ पर कि फिर से वहाँ पर क्या आ जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाए। लेकिन भारी विरोध के चलते हुए क्या हुआ कि वीर वीरेंद्र शाह देव ने क्या किया, वहाँ पर आंदोलन हुए लोकतांत्रिक सरकार के समर्थन में। और वीर देवेंद्र शाह ने अंत में जो संगठनों पर इन आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाए थे उनको हटाना पड़ा। और इसके बावजूद भी अनेक मतभेद हुए इन दोनों के बीच, जो फिर अंतरिम सरकार वो सफल रहे वो बनाने में। और इनके एफर्ट्स के बाद 1990 में एक नया संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसी संविधान के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नेपाल में पहली बार आम चुनाव हुए जो 1991 में हुए थे। और जो पार्टी थी वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में कायम रही थी। और ये 2002 तक चली ये पार्टी। और फिर से क्या किया, जो नेपाल नरेश थे वीर वहाँ के, उसके बाद में वीर ज्ञानेंद्र देव शाह आए
और उन्होंने 2002 में इस नेपाली संसद को भंग करके फिर से वहाँ पर अपनी जो राजतंत्र व्यवस्था थी फिर से लागू करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि इससे पहले ही 2000 को नेपाल के शाही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई और उसके बाद वहाँ पर कोशिश की गई कि वहाँ नेपाल में लोकतांत्रिक जो स्थापना है वो रहे। अब 2002 में जो नेपाल में राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी, इससे क्या हुआ था कि विदेशी निवेश कम हो गया था। जो टूरिस्ट जो उद्योग थे, वहाँ के पर्यटन उद्योग थे, उनको भी बड़ा धक्का लगा और इससे क्या हुआ इसके कारण सरकार नेपाल में शांति व्यवस्था स्थापित करने में असफल सिद्ध हुई और वहाँ पर जो माओवादी थे उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी तेज हो गई और मतलब जो चाहते थे कि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो। अब 2006 को अंतरिम सरकार के द्वारा प्रस्तावित संविधान, एक जो संविधान रखा गया था अंतरिम सरकार के द्वारा, उसको पूरा प्रारूप तैयार किया गया और नेपाल को एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया और राजा के अधिकारों में काफ़ी कटौती कर दी गई जो राजतंत्र व्यवस्था थी और सेना को नागरिक नियंत्रण में ले लिया गया और इससे वहाँ पर क्या हुआ, लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई। और श्री 2015 में क्या हुआ, श्री KP शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने और विद्या देवी भंडारी नेपाल की नई पहली राष्ट्रपति बनी। अब इस जो संविधान को लागू करने में और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में नेपाल के मधेसियों ने, वहाँ जो नेपाल के मधेसी थे और थारू समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपनी जो उपेक्षा की गई उन्होंने अपनी नाराज़गी प्रकट की थी इससे। अंतरिम सरकार नेपाल में शांति व्यवस्था स्थापित करने में काफ़ी सफल हुई थी और इससे स्पष्ट है कि नेपाल में एक लोकतंत्र की स्थापना एक बिल्कुल आदर्श के रूप में है। अब बात करते हैं अब नेपाल में हमने कैसे पढ़ा कि नेपाल में कैसे वहाँ पर डेमोक्राइजेशन आई, कैसे राजतंत्रीय व्यवस्था थी और किन किन समुदायों ने विरोध किया और उनके विरोध के बावजूद भी वहाँ पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी वो स्थापित की गई। अब बात करते हैं श्रीलंका की। अब श्रीलंका जिसे सिलोन के रूप में जाना जाता है कि ये एक भारत के साउथ में एक छोटा सा देश है श्रीलंका और ये इंडिया की तरह ही काफ़ी टाइम तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहा, जिसे 48 में इसको फ्रीडम मिली थी श्रीलंका को। अब अपनी आज़ादी से लेकर यानी 1948 से लेकर और प्रेजेंट टाइम तक इसको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा श्रीलंका को और सबसे ज़्यादा जो चुनौती थी श्रीलंका के सामने वो थी इसका जातीय संघर्ष। तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और धर्मों के आधार पर ही श्रीलंका को मोस्टली 2 वर्गों में बांट देते हैं और पहले श्रीलंका के मूल निवासी जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिंहली कहते हैं। पहले जो मूल निवासी थे श्रीलंका के हम सिंहली कहते हैं और दूसरे भारत से जो श्रमिकों के रूप में श्रीलंका जाकर बसे यानी काम करने के उद्देश्य से जो भारत जाकर बस गए थे श्रीलंका वासी, उन्हें क्या बोला गया, तमिल। अब सिंहल जो मूल निवासी थे और तमिल जो इंडिया से जाकर बसे थे, अब इन दोनों के बीच में भी विरोध जारी रहा। अब तमिलों की जो जनसंख्या है वो श्रीलंका की कुल जनसंख्या का 20% से भी अधिक है। इसके बावजूद भी इन्हें कोई स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है जो श्रीलंका के मूल निवासियों को प्राप्त है। श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल के रिश्तेदार वो सगी संबंधी हैं वो भारत में ही रहती हैं और जिसके कारण श्रीलंका में रहने वाली तमिलों की हित पूर्ति के लिए भारत में कि जो श्रीलंका में रह रहे हैं इंडिया से जिनको तमिल बोला गया है, तो वो इसके लिए भारत
और श्रीलंका की सरकार के बीच में कई समझौते हुए। लेकिन इन समझौतों के बावजूद भी क्या हुआ कि वो समझौतों के बावजूद भी जो श्रीलंका की सरकार है वो प्रॉपर तरीके से उनको उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है वो उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। और श्रीलंका के समझौते से वो हमेशा उनके पीछे हटने से तमिलों के भारत वापस न आने के कारण यह समस्या बनी रही है हमेशा ही। अब श्रीलंका के इस व्यवहार के कारण असंतुष्ट होकर तमिल युवाओं ने क्या किया, 1976 में एक सशस्त्र संगठन का निर्माण किया और जिसे क्या कहा गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसका नाम दिया गया। और इसने स्टार्टिंग में क्या किया, संगठन ने श्रीलंका के जो पुलिस थे और सुरक्षा कर्मी थे उनको अपना निशाना बनाया और बाद में फिर राजनेताओं को। और इनकी मुख्य डिमांड क्या थी कि तमिल के लिए उत्तरी श्रीलंका में एक अलग राष्ट्र की स्थापना हो। और तमिल का इस सशस्त्र संगठन को पूर्ण समर्थन प्राप्त है और वो ये अपने लिए अलग डिमांड कर रही हैं। अब 2010 में क्या हुआ था कि श्री महिंद्रा राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए थे और 8 जनवरी 2015 को वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें क्या हुआ था, श्रीलंका की जो फ्रीडम पार्टी के नेता जो महिंद्रा राजपक्षे थे वो फ्रीडम पार्टी के नेता थे, उनका मुकाबला किससे हुआ था, श्री मैत्रीपाल सिरिसेना से। और उसके बाद उन दोनों में से किसको बहुमत हासिल हुआ था, श्री मैत्रीपाल सिरिसेना थे, वो नए राष्ट्रपति बने थे। अब अगर पिछली हिस्ट्री देखा जाए तो उस हिस्ट्री को देखने के बाद कि अभी भी श्रीलंका में वो जातीय संघर्ष था वो 4 दशक से भी 4 सेंचुरी से भी ज़्यादा जारी रहा था। लेकिन फिर भी वहाँ लोकतंत्रीय संस्थाएं हैं वो किसी भी अन्य तरीके देशों की तुलना में अधिक अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। और श्रीलंका के जो प्रेजेंट महिंद्रा राजपक्षे की जो सरकार है वो तमिल के साथ बातचीत करने में वो काफ़ी उनके साथ बातचीत करने में काफ़ी समर्थक हैं और शांति स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे हैं ताकि श्रीलंका की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो बढ़े और उदारवादी व्यवस्था को अपनाया जाए। इसलिए श्रीलंका के जो प्रति जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, दक्षिण एशिया के अन्य देशों से अधिक है और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी में भी क्या आए, ग्रोथ आए। तो यहाँ पर हमने श्रीलंका के बारे में कि जो उनका मेन संघर्ष था वो किस चीज़ को लेकर था, तमिल 2 जातियों में संघर्ष हुआ था, तमिल को लेकर और जो वहाँ के मूल निवासी थे सिंहल, कि वो कैसे अभी भी अपने लिए एक नए श्रीलंका में एक अलग राष्ट्र की स्थापना की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, बाद में महिंद्रा राजपक्षे की सरकार ने कि कैसे उनके बीच में एक सहयोग का काम किया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा। उनकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो भी मैं आपको समझा सकती थी डिटेल में ना जाकर कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड करूँगी। स्टूडेंट्स, थैंक यू।